हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम बायोलॉजी के पहली यूनिट के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज लिविंग, जीव क्या है, से प्रारंभ करते हैं। मैं वर्ड ऑफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो पहला प्रश्न है, जीव क्या है, उत्तर है जिसमें जीवन है। जीवन क्या है? आप में जीवन है? जवाब है हाँ। कितना? इसका रूप क्या है, आकार क्या है, स्थिति क्या है, बताना मुश्किल है। कुछ चीजें वाकई कठिन होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है, उससे आप पूछते हैं कि हमसे कितना प्यार है। 10 मीटर, 100 किलो, मुश्किल है। कैसे बताया जाए? तो फिर सहारा लेंगे, जैसे अंबर की ऊंचाई, जैसे सागर की गहराई, जितने सागर में लहरें। अगला बंदा बता के निकल गया, जितने आसमान में तारे। अब आप हैं कि रात भर बैठ के गिन रहे हैं, जितने तारे मिलेंगे तो उतना आपसे प्यार है। मीन्स कठिन है, कुछ चीजें एक्सप्रेस करना वाकई कठिन होता है। इसी तरह जीवन है। जीवन जिनमें होता है वही जीव है। तो इस तरह से हम जीवन को कुछ तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव, जाहिर है कि जिनमें जीवन होता है, उनका जिसमें हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन होता है और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, उसी को जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द वास्तव ग्रीक लेटर से बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लॉगोस का अर्थ होता है डिस्कोर्स और स्टडी, अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जीवन का अध्ययन करना। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से बायोलॉजी शब्द बना है, बायोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, यानी कि जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। ये जो शब्द है बायोलॉजी, इसका प्रयोग सबसे पहले द बायोलॉजी वर्ड यूज्ड बाय, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क एंड ट्रेविरेन, वैज्ञानिकों ने 1802 में सर्वप्रथम किया था जीव विज्ञान शब्द में का प्रयोग। इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ध्यान रहे कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में अंतर होता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत दो शाखाएं आती हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जून, यानी कि इसका अर्थ होता है ग्रीक में एन एनिमल। जून का अर्थ होता है एन एनिमल, यानी कि जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पतियों का अध्ययन बॉटनी यानी कि बॉटेन शब्द से बना है। बॉटेन शब्द का अर्थ होता है हर्ब और प्लांट, इसका हिंदी में अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। बोटेन शब्द की भी उत्पत्ति बॉस्किन शब्द से हुई थी। बॉस्किन का अर्थ होता है ग्रेजिंग या चरना। बॉस्किन शब्द की भी उत्पत्ति बहुत से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पशु। तो पशु जिन चीजों को आहार बनाते हैं, खाते हैं, यानी कि जैसे कि घास यानी कि वनस्पति, तो उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ, बॉटेनी शब्द बना। तो जीव विज्ञान की ये दो शाखाएं। और जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है? बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, बायोलॉजी इज द साइंस। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है
ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जो जीवों का, जीव के स्वरूपों का, जीवों का, एंड लिविंग प्रोसेसेस और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? अध्ययन की शुरुआत, क्योंकि देखिए विज्ञान में कोई ना कोई ऐसा वैज्ञानिक अवश्य होता है जिसने गंभीरता पूर्वक उसका प्रारंभ किया रहता है, तो उस वैज्ञानिक को हम सम्मान देते हैं। कैसे? जैसे हम यहाँ पर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, जिन्होंने सबसे पहले गंभीरता पूर्वक विज्ञान के बारे में खोज की और उसके बारे में कुछ सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया, तो इसलिए उनको फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता, एंड फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो इस तीनों विज्ञान के पिता अरस्तु है। किसके किसके? फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। माता मत पूछिएगा, वो पता नहीं। और फादर ऑफ बॉटनी ये कौन है? ये है थियोफ्रास्टस। ये सभी दोनों वैज्ञानिक ईसा पूर्व के हैं। फादर ऑफ बॉटनी जो है इनका नाम है थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस साहब फादर ऑफ बॉटनी है। सबसे पहले इन्होंने बॉटनी यानी कि वनस्पतियों के बारे में कुछ तरीके से, ढंग से अध्ययन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो अब बात आती है कि जीव विज्ञान में दो शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। दोनों जीव हैं, ठीक है। तो जीवों को हम कैसे पहचाने? जैसे भी सिंपल हुआ कि जीव वे जिनमें जीवन हो। तो जीवन क्या? जीवन के कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ लक्षण होंगे। तो वे लक्षण कौन कौन से हैं जो केवल सजीवों में होते हैं? यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है। पूरे संसार में, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव और तीसरा है मृत। यहां हम खास तौर से सजीव और निर्जीव का अध्ययन करेंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। मृत चीजें वे होती हैं जो पहले सजीव थीं लेकिन बाद में सजीव नहीं रह गई। जैसे कि मृत लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी पहले सजीव थी लेकिन लकड़ी बाद में मृत हो गई, हम उसको निर्जीव नहीं कह सकते, हम उसको मृत कहेंगे। हम बोलचाल की भाषा में जो भी कहा जाए, लेकिन सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम एक सूखी लकड़ी को मृत कहेंगे, मृत कहना चाहिए। तो ठीक है, सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करेंगे? वो क्या चीजें हैं जो दोनों में अंतर स्पष्ट करती हैं? तो सबसे पहली चीज है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। जीवधारियों के लक्षण क्या क्या है जो केवल सजीवों में होते हैं, निर्जीवों में नहीं होते? तो पहला लक्षण है ग्रोथ यानी कि वृद्धि। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि आप ऐसे समझिए, जब आपका जन्म हुआ तो आप छोटे थे, इस समय आप बड़े हो गए, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? वृद्धि, ग्रोथ कहेंगे। ये केवल सजीवों में होता है। वृद्धि को नापा जा सकता है। वृद्धि के साथ एक शब्द और आता है विकास। विकास को इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। अब आपसे पूछा जाए कि आपका कितना विकास हुआ, तो वही जीवन वाली समस्या, प्यार वाली समस्या यहाँ भी है कि सीधे सीधे वी कांट मेजर डेवलपमेंट। जैसे बुद्धि का विकास, मानसिक विकास, इसके भी कुछ पैरामीटर्स अपने बनाए गए। जैसे ये कहा गया कि हाई स्कूल में वो उसका तो बड़ा दिमाग तेज है, 95% नंबर लाया। तो मानसिक विकास का एक पैमाना, जैसे कि परीक्षा में अधिक नंबर लाना, तो ये एक पैमाना बन गया कि भी परीक्षा में अधिक नंबर लाया, इसका मतलब उसका मानसिक विकास है। बट ये कोई बहुत प्रमाणिक मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, इसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। बुद्धि का विकास होता है, इसीलिए कहा गया है बुद्धि की वृद्धि नहीं होती कि जन्म के समय बुद्धि इतनी रही और बाद में बड़ी हो गई वृद्धि, ग्रोथ। ऐसा नहीं होता। ग्रोथ मेजरेबल, इसको हम नाप सकते हैं,
वृद्धि को नाप सकते हैं, लेकिन विकास को सीधे सीधे नाप नहीं सकते, किसी यूनिट में व्यक्त नहीं कर सकते। तो दोनों में अंतर होता है। तो वृद्धि एक लक्षण है जीवों का। अब वृद्धि में आप ऐसे देखें, जैसे रेत के टीले होते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है, उनका भी आकार बढ़ता है। लेकिन रेत के टीलों का जो आकार बढ़ता है वो बाहर से रेत आने के कारण होता है, एक बाह्य वृद्धि होती है। लेकिन जो जीवों में वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वापस नहीं होती। आपने किसी प्लांट को देखा कि वो बड़ा हो गया और बाद में छोटा हो गया, या हम में से किसी जीव जंतु में आपने देखा कि पहले बड़ा हो गया, वृद्धि हुई, आकार, भार, आयतन में बढ़ा और फिर बाद में कम हो गया? सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो वृद्धि एक लक्षण है, जीवों का लक्षण है। दूसरा है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। इसके बारे में कहा जाता है कि संसार में कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन जीवन आज भी है। कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन जीवन आज भी है। अर्थात कोई भी जीव मरने से पहले संतानोत्पत्ति के द्वारा अगली पीढ़ी को जीवन दे देता है, और यह प्रक्रिया करोड़ों सालों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज नहीं है लेकिन हम हैं, जीव नहीं है लेकिन जीवन है। क्यों हो रहा है? किस प्रोसेस की वजह से है? रिप्रोडक्शन की वजह से, प्रजनन की वजह से। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव संतानोत्पत्ति करते हैं, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब इसमें भी कई बातें हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में केवल लैंगिक जनन से तात्पर्य होगा, लेकिन वास्तव में जीवों में अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन का तात्पर्य, जैसे कि फंजाई होते हैं, फंगस होते हैं, इनमें स्पोर्स, करोड़ों अरबों की संख्या में स्पोर्स बनते हैं। ईस्ट में मुकुलन होता है, प्लेनेरिया। एक जीव ऐसा होता है, जैसे ये प्लेनेरिया है, एक चट्टा कृमि होता है, इसके आप 10 टुकड़े कर दो और 10 टुकड़े जो अलग हो जाएंगे, सबसे कंप्लीट प्लेनेरिया बन जाता है। ओरिजिनल रीजनरेशन पावर होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पूरा शरीर, उस कटे हुए भाग से पूरा शरीर कंप्लीट बन जाता है प्लेनेरिया में। तो अब देखें, जन्म में जीवों का पूरा लक्षण नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम जीव तो कहेंगे, लेकिन जन्म की क्षमता नहीं होती। जैसे श्रमिक मधुमक्खी, इनमें जन्म की क्षमता नहीं होती। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जो ना तो नर है ना तो मादा है, ट्रांसजेंडर्स, इनमें भी जनन की क्षमता नहीं होती। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें जनन की क्षमता, खच्चर, जब क्रॉस कराया जाता है घोड़े और गधे के बीच में, तो जो खच्चर उत्पन्न होता है उसमें भी जनन की क्षमता नहीं है। तो क्या इन तीनों में, जिनमें जनन की क्षमता नहीं है, तो क्या जीव नहीं है? जीव है। तो इसको हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि जिनमें जनन की क्षमता है वही जीव है, लेकिन हाँ, ज्यादातर केसेस में यह बात लागू होती है कि केवल जीवों में ही प्रजनन की क्षमता होती है, निर्जीवों में नहीं होती। यहाँ कोई संशय नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रजनन की क्षमता केवल और केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। ये अंतर तो बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरा है मेटाबॉलिज्म या उपापचय। देखिए बच्चों, हमारे कोशिकाओं में, हमारी प्रत्येक कोशिका में हजारों प्रक्रियाएं, हजारों प्रोसेसेस निरंतर चलते रहते हैं, कंटिन्यूअस। आप सोते जागते हमेशा समझिए कि प्रत्येक कोशिका में तमाम तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं। इन क्रियाओं की 2 कैटेगरी है। पहला है यहां पे एनाबॉलिज्म, इसको उपचय कहते हैं, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, इसको अपचय कहते हैं। उदाहरण जान लीजिए कि जो एनाबॉलिज्म होता है, इसमें निर्माण की प्रक्रिया होती है, चीजें बनती हैं,
फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक, ये इसमें क्या है, इन दोनों चीजों में बन रहा है, निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जो दूसरा है कैटाबॉलिज्म, जिसको अपचय कहते हैं, इसमें विध्वंसकारी है, इसमें निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती बल्कि तोड़ा जाता है, विध्वंस होता है। फॉर एग्जाम्पल रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय दोनों को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। अर्थात एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, उपपचयी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके फलस्वरूप हमारी कोशिकाओं में वृद्धि होती है, शरीर में वृद्धि होती है और जैविक क्रियाएं चलती हैं। सेल्स में जो सारी प्रोसेसेस होती हैं वो सब की सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत ही कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म केवल और केवल सजीवों में होता है, निर्जीव में बिल्कुल नहीं होता। ये निर्विवाद फैक्ट है। यह केवल और केवल सजीवों में होता है और सभी सजीवों में होता है, सारी सेल्स में होता है। एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीवों तक सभी में जीवित अवस्था में अनिवार्य रूप से मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय पाया जाता है। नेक्स्ट वन रेस्पायरेशन, श्वसन। आपसे पूछा जाए श्वसन क्या है, आप में से बहुत लोग इसका मतलब ये निकालते हैं कि जो सांस हम लेते हैं और सांस निकालते हैं यही श्वसन है। Am I right? ये श्वसन नहीं है, ये श्वसन का एक हिस्सा है। शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना है ऑक्सीश्वसन की क्रिया के लिए। इसके लिए जो ये सांस ली जाती है तो ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचाई जाती है, फेफड़ों से यह ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका को जाती है और असली जो श्वसन है वो कोशिकाओं में होता है, जिसको सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये जो सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर करना, सांस निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ये श्वसन का एक हिस्सा है जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। श्वसन नहीं कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, सांस लेना निकालना, पर्पस सिर्फ इतना, ऑक्सीजन अंदर पहुंचाना, CO2 बाहर निकालना। तो श्वसन होता कहाँ है? श्वसन हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, आज ये समझ लीजिए, और केवल सजीव में होता है और दिन रात होता है। सारे पौधे जितने आपके आसपास दिख रहे हैं, जो भी सजीव हैं, इवन एनिमल्स, आप एनिमल्स के श्रेणी में आते हैं, और सभी प्लांट्स, सब में श्वसन की क्रिया दिन रात चलती है और इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा वह जीव सजीव अवस्था में बना रहता है, क्योंकि ऊर्जा हमेशा चाहिए। जब आदमी मृत हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है? केवल शरीर का, बॉडी का मूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं रहती है उस शरीर में। बाकी शरीर वही है, सारा मेजरमेंट वही है, लेकिन क्या है, वो मृत हो जाता है। ध्यान रहे, उस बॉडी को निर्जीव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि निर्जीव हमेशा निर्जीव होता है। मृत केवल सजीव मृत होता है, जो कभी सजीव था। जीवन जब नहीं रहा तो वह मृत हो गया। तो जीवन क्या है? जीवन एक अवस्था है जो केवल सजीवों में होती है, और सजीवों में जाहिर है कि जैसे हम आप हैं। ठीक है, अगला स्टेप है न्यूट्रिशन या पोषण। पोषण किसी भी जीव के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसके शरीर की मरम्मत के लिए, उस शरीर की, उस जीव की सभी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो स्रोत है उसी को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
जिसके लिए उनको 4 चीज चाहिए। हम लोग के भोजन में 4 चीज क्या है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे ही पौधों के लिए भी 4 चीज चाहिए। क्या क्या? सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में पर्णहरित, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, पानी जमीन से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिलता है, और हरा रंग यानी कि क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में होता ही है। तो इन चारों की मदद से, दाल चावल रोटी सब्जी की मदद से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी वही बनाते हैं जो हम पाते हैं। तो वो बनाते हैं इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। लेकिन हम उनसे प्राप्त करते हैं इसलिए हम परपोषी कहलाते हैं। तो इस धरती पर, इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी पर केवल हरे पौधों में वह क्षमता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर सभी जंतु, ऑल एनिमल्स जो इसके अंतर्गत आते हैं, जूलॉजी के अंतर्गत, वे सब के सब इन्हीं हरे पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। तो पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक लक्षण है। ये पोषण प्राप्त करते हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। निर्जीवों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला सिम्टम है सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी, अर्थात संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। यह बड़ा बेसिक प्रॉपर्टी है। हमारी कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म का जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? मिक्सचर्स ऑफ द मिक्सचर। एलिमेंट से ही तो बना है, कंपाउंड से ही तो बना है प्रोटोप्लाज्म, निर्जीव तत्वों से ही तो बना है। लेकिन वह स्पेशल कंपोजिशन जिसमें जीवन के लक्षण आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में। तो जीवन के लक्षण जाना कैसे? यही है सेंसिटिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस, अर्थात प्रतिक्रियाशीलता। जब हम प्रोटोप्लाज्म को टच करते हैं तो संकुचित होता है। यह एक छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इसी से जीवन की शुरुआत होती है। यह जीवन का बहुत बड़ा लक्षण है। और अलग अलग सेल्स में कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, जिससे नर्व सेल्स होती हैं, वो कंडक्ट करती हैं मैसेज को। बॉडी के जो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं, सब स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने अपने काम के। बट जो बेसिक चीज है रेस्पॉन्सिवनेस, किसके लिए? अपनी सराउंडिंग्स के लिए। वो चाहे सेल्स के साथ हो, चाहे वो पूरे जीव के साथ हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, इन चीजों के लिए जो रेस्पॉन्स होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वह सिर्फ और सिर्फ सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती। दूसरी चीज एडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता। सजीवों में अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता भी होती है, निर्जीवों में यह नहीं होती। तो इस तरह से हम सजीव और निर्जीव में अंतर समझ सकते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे और इस चीजों को अच्छी तरह समझ भी लेंगे। अब सजीवों की 2 बड़ी कैटेगरी, जैसे विज्ञान की, जीव विज्ञान की 2 बड़ी शाखाएं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतुओं में और वनस्पतियों में क्या अंतर होता है, आइए इस बात को भी थोड़ा अभी के अभी समझ लेते हैं। पहले तो ये बताइए, आप किस श्रेणी में आते हैं, जंतुओं में कि वनस्पतियों में? जाहिर है जंतुओं में आते हैं, क्योंकि हम सब परपोषी हैं, निर्भर करते हैं वनस्पतियों पर। तो पौधों में और जंतुओं में क्या अंतर होता है, तो इसको आइए देख लें। पहली चीज वृद्धि में, ग्रोथ में। पौधों में सामान्यतः जो बड़े पौधे होते हैं, जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, लेकिन जंतुओं में जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती। जैसे हम लोगों में देखें, एक उम्र तक होती है वृद्धि, उसके बाद लंबाई में तो वृद्धि नहीं होती, हाँ चौड़ाई में थोड़ी बहुत वृद्धि हो सकती है, लेकिन वो भी जीवन पर्यंत नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन पौधों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। इवन कितना भी बड़ा पौधा हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ नई शाखाएं उसमें से निकलती रहती हैं। लेकिन जंतुओं में मृत्यु से काफी पूर्व तक केवल वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत नहीं होती। दूसरी चीज है कोशिका भित्ति।
सेल वॉल। सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो इस संसार में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है। वह केवल और केवल पौधों में उपस्थित होता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। अर्थात सिंपल कहें कि सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति केवल पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। पर्णहरिम, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। आपने एक शब्द और सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल? एज यू नो, पता है? नहीं, चलिए हम बताते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक अंगक है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल यह एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो पाया जाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। क्लोरोफिल, पर्णहरिम एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, यह एक प्लास्टिड है, लवक है, ऑर्गेनेली है, जो सेल के अंदर एक अंगक के रूप में होता है और उस अंगक में ये पर्णहरिम होता है। तो चाहे हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, चाहे पर्णहरिम की बात करें, यद्यपि दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों केवल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल्स में नहीं पाए जाते। किसी भी जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट को ही किचन ऑफ द सेल कहा जाता है प्लांट में, क्योंकि वहीं इनका भोजन बनता है। और अगर जंतुओं में यह पावर होती तो उनको प्लांट्स पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। इसी क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के कारण ही हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। और वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा यह अपना भोजन बनाते हैं? पहले भी मैंने चर्चा किया, उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह क्षमता केवल और केवल पौधों में होती है। उपस्थित होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन जंतुओं में अनुपस्थित होता है। इसके बाद रसधानी, इसको वैक्यूल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको रिक्तिका भी कहते हैं। रिक्तिका, रसधानी, वैक्यूल तीनों एक ही चीज है। रिक्तिका से तात्पर्य यह नहीं है कि यह रिक्त होता है, यह खाली होता है, ऐसा नहीं है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको सेल सैप कहा जाता है। सेल सैप, ठीक है, टोनोप्लास्ट से घिरा होता है। तो रसधानी पौधों में उपस्थित होती है, काफी प्रोमिनेंट होती है, काफी अस्पष्ट होती है, बड़ी होती है। जंतुओं में सामान्यतः नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। या पाई भी जाती है तो छोटी रसधानी होती है, छोटी वैक्यूल्स होती हैं। और लास्ट वन तारककाय, इसको सेंट्रोसोम कहा जाता है इंग्लिश में। तो सेंट्रोसोम या तारककाय ये प्लांट सेल्स में, जो डेवलप्ड प्लांट सेल्स हैं उनमें नहीं पाया जाता। छोटे प्लांट सेल्स में जो छोटी कैटेगरी के उनमें हो सकता है, बट बड़े में नहीं होता। लेकिन जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है और सेल डिवीजन में मददगार होता है। सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है जंतु कोशिकाओं में, यानी कि जंतुओं में। तो प्यारे बच्चों, आपने सजीव और निर्जीव में अंतर समझा। आपने पौधे और जंतु में भी अंतर समझा। हमारी आज की यह क्लास उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी बायोलॉजी पढ़ना 11th में शुरू किया है। कुछ बच्चों के लिए होता है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा है तो हिंदी पढ़ाई जाए, लेकिन सच कहें तो हिंदी भी यूपी बोर्ड के बच्चों में बहुत कमजोर है। आपको पता है इस साल के रिजल्ट में 5 लाख से ज्यादा बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। तो आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो यह जरूरी नहीं है। इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं, 12th के बाद आप पढ़ते हैं, तो आपकी यही इंग्लिश आपके लिए मददगार होती है।
तो इन चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, अभ्यास में लाएंगे। जाहिर है कि पढ़ाई है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लगना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में आसान नहीं होती। उसको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप भी इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। क्लासेस कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, भविष्य का कुछ पता नहीं है, लेकिन पढ़ाई अति आवश्यक है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आगे के भी वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए हर हाल में सब्सक्राइब अवश्य करें। टेक केयर, स्टे एट होम। थैंक यू।